नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने 3 स्कूल की बातें करी थी। स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा साइको एनालिटिक स्कूल और थर्ड फंक्शनलिज्म की बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग उससे आगे बात करेंगे। तो आइए अगला देखते हैं कौन सा स्कूल है और उसका क्या आइडियोलॉजी था, उसने क्या बताया है। ठीक है, चलिए। चलिए 3 तक बातें हो चुकी थी। 4th स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। 4th जो स्कूल है वो है बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म स्कूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी स्कूल आप कह सकते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म में आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये इसको किसने डेवलप करा, इसके फादर कौन है, किनका नाम आता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म में। ठीक है, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म की बात होगी तो उसमें आपको नाम याद रखना है किसका, जे.बी. वॉटसन का। ठीक है, जे.बी. वॉटसन का। ठीक है, जे.बी. वॉटसन। ये क्रिकेटर वॉटसन नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं उनका नाम नहीं है। ये जे.बी. वॉटसन है जो साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इनका काम सबसे प्रमुख किस पे है, बिहेवियरिज्म पे है। ठीक है, अब बिहेवियरिज्म जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये बातें किस बारे में करते हैं। तो इनका आइडिया था कि इन्होंने बताया कि हम जो भी करते हैं या जो बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है उसके पीछे उसके जो उसका जो सीखने का एस्पेक्ट होता है वो काम करता है कि आप किस तरह से आपका इंटरेक्शन हुआ सोसाइटी में, किस तरह से आपने देखा सीखा चीज़ों को, कैसे आपने प्रशिक्षण लिया। तो कहीं ना कहीं ये बातें करते हैं किसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, बिहेवियरिज्म बातें करती हैं ट्रेनिंग। ये किसी भी प्रकार की जेनेटिक फैक्टर को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसको नकारते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं कि आपको याद इजीली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला, चूंकि बिहेवियरिज्म बातें करता है, बिहेवियर पे फोकस है और बिहेवियर के लिए क्या करता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता है। ठीक है, आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उसी से आप कोई भी बिहेव करते हैं, उसके पीछे कोई जेनेटिक कारण नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक जो भी फैक्टर है उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिजेक्ट करते हैं किसको, जेनेटिक फैक्टर को। ठीक, और मानते किसको हैं, तो मानते हैं ट्रेनिंग को। ये मानते किसको हैं, तो ट्रेनिंग को मानते हैं कि आप जो भी बिहेव करते हैं उसके पीछे आप कैसा, आपको प्रशिक्षण मिला होता है, आप क्या सीखते हैं, लर्निंग को मानते हैं। ठीक है, टीचिंग को मानते हैं कि किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, वही आपके बिहेवियर को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो इसको मानते हैं और इसको क्या करते हैं, नकारते हैं। ठीक है, वॉटसन का एक बहुत ही कह सकते हैं फेमस कोट है। इन्होंने कहा था कि आप मुझे एक स्वस्थ बच्चा दे दीजिए, ठीक है, चाइल्ड दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इवन उसको चोर भी बना सकता हूँ, इंजीनियर भी बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, या उसको जज भी बना सकता हूँ, आप मुझे एक स्वस्थ बच्चा दे दें। तो कहने का मतलब है कि वो उसका जो जेनेटिक फैक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, ये रिजेक्ट कर रहे हैं कि उसके जीन में क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको इन 3 के माध्यम से क्या कर दूंगा, जो चाहे वो बना दूंगा। जनरली आज के समय में लोग बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है उस पर दोनों का इंट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है, जेनेटिक फैक्टर का भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी, जिसको एक तरह से कंट्रोवर्सी के रूप में देखा जाता है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर क्या होता है, जो कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर होता है,
और नर्चर क्या होता है, वो एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ठीक है, तो वाटसन का काम आपने देखा, किस बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या बोलते हैं ये। इसके मानने वाले और कौन कौन है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। ठीक है, एक तो वाटसन का नाम आया यहाँ पे आपने देखा, इसके मानने वालों में और हैं, उनको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उनके मानने वाले जो भी हैं, लर्निंग थ्योरी से उनका रिलेशन रहा है। लर्निंग थ्योरी में दो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में लर्निंग की जब क्लासेज होंगी वहाँ भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अधिगम की क्लासेज, जिसमें क्या है, पैवलव का नाम आता है। ठीक है, PAVLOV, पैवलव के थ्योरी का नाम क्या है। चलिए इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं, आगे पॉइंट लिखता हूं। लर्निंग थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जो पैवलव है उसकी थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, और भी जो भी बिहेवियरिज्म में है उनकी थ्योरी भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पैवलव की जो थ्योरी है उसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने दिया है, लर्निंग का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें एसोसिएशन की बात होती हैं। वो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, तो इन्होंने डॉग पे किया था। ठीक है, डॉग पे इनका एक्सपेरिमेंट है, वो घंटी बजाना, सलाइवेशन वाला जो भी आपको याद होगा या फिर ध्यान में होगा या कहीं से आप सुने होंगे, वो थ्योरी है। तो लर्निंग में इसके बारे में विशेष बातें होंगी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। अगला जो थ्योरी है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम, एक और इम्पोर्टेंट नेम है जिसका नाम है स्किनर। ठीक है, इनकी जो थ्योरी, इन्होंने जो काम किया वो किस पे काम किए हैं, तो उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर इसको बहुत लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोल देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग और आपका ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में आगे बात होगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बिहेवियरिज्म में कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिहेवियरिज्म के बारे में मैंने कुछ बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं अगले स्कूल के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो थ्योरी है उसका यूज कहाँ है। देखिए, बिहेवियर का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके बिहेवियरिज्म में जो भी थ्योरीज हैं, जो आइडिया है, इसका यूज एक जगह और होता है। यूज कहाँ पे होता है, तो जो व्यवहारवाद है उसका यूज होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि इसका यूज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए होता है। काउंसलिंग में, जिसको हम लोग बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, वहाँ भी होता है। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी में होता है। जब काउंसलिंग का सेशन चलेगा तो वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बिहेवियर थेरेपी दी जाती हैं, क्या इसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, कैसे किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, किसी समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे। तो वहाँ पे बिहेवियर थेरेपी अप्लाई होते हैं, किसके सिद्धांत के आधार पे, बिहेवियरिज्म के सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, तो ये चीज़ें पता चला आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले स्कूल की तरफ। अगला स्कूल कौन सा है, अगला स्कूल है गेस्टाल्टवाद, या गेस्टाल्टियन, या फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोल देते हैं उसको। ठीक है, अगला स्कूल जो है गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, चलिए तो गेस्टाल्टवाद की बातें जब करेंगे तो वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट का नाम आएगा उसमें इम्पोर्टेंट नेम जो होगा वो होगा मैक्स वर्दाइमर का। ठीक है,
गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं गेस्टाल्ट, ठीक है, या गेस्टाल्ट वाद आप लगा दीजिए अगर गेस्टाल्टियन करते हैं तो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इसके फादर कौन है ये देख लीजिए, फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें नाम आता है मैक्स वर्दाइमर का। वर्दाइमर को वर्दीमर भी बोल देते हैं, वर्थीमर बोलते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी साइकोलॉजिस्ट का नाम है उसको इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि हिंदी में अलग लिखा जा सकता है, ठीक है, अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में सेम रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होंगी। और जनरली जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें लिखी होती हैं साफ साफ कि अगर किसी तरह का कोई ट्रांसलेशन में इशू आता है, हिंदी वर्जन में इशू आता है, तो इंग्लिश को ही क्या माना जाएगा, प्राइमरी माना जाएगा। और बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जहां हिंदी में ऑप्शन अलग होगा, नाम अलग हो जाएगा, इंग्लिश में अलग होगा, और आप हिंदी के आधार पर बनाते हैं और आपका गलत हो जाता है क्योंकि वो इंग्लिश को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में टर्म और साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दाइमर हुआ। इनका जो मेन काम था, इसमें और जो 3 नाम है वो देख लीजिए। एक नाम तो आपका ये हो गया, दूसरा नाम होगा इसमें कोहलर का होगा, ठीक है, और तीसरा नाम होगा कोफ्का का, ठीक है, कोहलर कोफ्का। मैक्स वर्दाइमर और कोहलर जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है किस पे, सेंसेशन एंड परसेप्शन पे। इन्होंने जो सबसे ज़बरदस्त काम किया है वो सेंसेशन एंड परसेप्शन पे काम किया है। आगे क्लासेज अगर होती हैं आपके सिलेबस में, मुझे लगता है कि हाँ पढ़ाने की ज़रूरत है सेंसेशन और परसेप्शन, तो थोड़ा बहुत ब्रीफली पढ़ा दूंगा जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पता चला, मैक्स वर्दीमर हो गया। सेंसेशन परसेप्शन पे गेस्टाल्ट वालों ने काम किया है, मैक्स वर्दाइमर फादर हैं। कोहलर और कोफ्का क्या है, इसके सपोर्ट स्टाफ है, इसके क्या है कह सकते हैं कि कंपेनियन है, ठीक है। कोहलर ने जो काम किया वो लर्निंग की थ्योरी पे काम किया है, ठीक है। कौन सी थ्योरी इन्होंने दिया है, तो इन्होंने दिया है इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो चिंपैंजी पे किया था, ठीक है। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। चिंपैंजी का नाम पूछा नहीं जाता है, लेकिन किस पे काम किया है ये पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने काम किया है किस पे, चिंपैंजी पे काम किया था। इनसाइट थ्योरी इन्होंने दिया है किसने, कोहलर ने, ठीक है। कोफ्का का जो काम है, कोफ्का का काम है जनरली जो भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होंगे उसका यूज किस पे करते हैं, चाइल्ड बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसको समझने के लिए, उसके विकास के पैटर्न को समझने के लिए उस पे किसका काम है, कोफ्का का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का क्लियर हुआ। ये कहते क्या है, तो ये कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कि जो कंप्लीट फूल होता है, ठीक है, जो होल होता है किसी भी चीज़ का, जो होल होता है वो उसके जितने भी पार्ट होंगे उसके सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो होल होगा, ठीक है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो होल क्या है, उसके पार्ट के सम से बड़ा है। ये मतलब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, बड़ा का साइन लगा दीजिए, जो होल है वो बड़ा है किसके, पार्ट से, इसके सम के पार्ट से, ठीक है, सॉरी पार्ट्स के सम से। अगर आप जितने भी पार्ट्स हैं उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, होल उससे बड़ा होगा, ठीक है। जनरली लगता है क्या है कि जब आप पार्ट्स को ज़्यादा कर देंगे, जोड़ेंगे तो पार्ट्स वाला ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं, होल बड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोलते हैं, ठीक। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोली, कहाँ पे काम की, कौन कौन इसके साथी हैं, उसकी बात हो गई। चलिए अगले स्कूल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला स्कूल है वो है ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, या ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी, आप कुछ भी कहिए, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि उसके अंदर में कॉन्सेप्ट क्या है, किस बारे में बात करते हैं, कौन कौन है, ठीक है, उस स्कूल को मानने वाले, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन स्कूल हो गए, कि कौन कौन उसके फादर हैं, कौन है फादर, कौन कौन उसके साथी हैं और उन्होंने किस बारे में बातें करी हैं, ठीक है। तो अगला है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। इसके फादर कौन हो जाएंगे, इसके फादर होंगे कार्ल रोजर्स, ठीक है, इसके फादर हो गए ह्यूमनिस्टिक के, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में और कौन है, किनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो जो नाम एक इंपॉर्टेंट है उसका नाम है पहला ये, दूसरा मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब्राहम मैस्लो का नाम इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो ने काम किस पे किया है, तो इनका काम है मोटिवेशन पे, और मोटिवेशन के इन्होंने जो थ्योरी दिया है जिसको जानते होंगे आप लोग, हायरार्की थ्योरी है, ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी जिसको बोलते हैं। इन्होंने जो मोटिवेशन पे काम किया और जो थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी का नाम है नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। नीड हायरार्की थ्योरी दिए हैं जिसमें 5 तरह के नीड बताए हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल का जो नीड होता है, फर्स्ट लेवल में होता है, उसमें जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल नीड है। सेकेंड में आपके सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है। थर्ड में लव एंड बिलोंगिंगनेस है। फोर्थ में क्या है, स्टीम नीड है, सेल्फ एस्टीम। और फिफ्थ में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, ठीक है। तो इसकी बातें करते हैं, जब मोटिवेशन की क्लासें होंगी वहाँ भी इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है, किस बारे में काम करी है, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो का काम आपने देखा। उसके बाद चलिए, उसके बाद अगला स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो स्कूल है वो है आपका कॉग्निटिविस्ट, ठीक है, या कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जो सबसे मॉडर्न स्कूल है। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उनका जो प्रिंसिपल है उसको यूज किया जाता है कहाँ पे, उसको भी यूज किया जाता है साइकोथेरेपी में और काउंसलिंग में, ठीक है। आगे इसके बारे में और विशेष बातें होंगी, ठीक। चलिए अगला चलते हैं, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम आता है। इसमें जिनका नाम आता है उसमें आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नेम किसका आता है, वो आता है जीन पियाजे का, ठीक है। जिन्होंने क्या दिया था, जिसको आप लोग कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी या स्टेज थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें 4 तरह कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, एस्कीम्स, एस्कीमा, ठीक है, मेंटल ऑपरेशंस, ये सब की बातें करते हैं। और वो जो स्टेज दिए हैं डेवलपमेंट का, 4 स्टेजेस की बात करते हैं। सेंसरी मोटर, आपका प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशंस,
ठीक है। तो इस तरह की स्टेजेस की बात करते हैं। जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो कॉग्निटिव थ्योरी, और कॉग्निटिव थ्योरी का जो यूज होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, वो सीबीटी जब थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी, वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉग्निटिव थ्योरी जो है, कॉग्निटिव थ्योरी में क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी में जितने भी मेंटल ऑपरेशंस होंगे, जितने भी संज्ञानात्मक एक्टिविटी आप करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बातें होती हैं। संज्ञानात्मक एक्टिविटी क्या होती हैं, जितने भी संज्ञानात्मक एक्टिविटी हैं उसमें आपके सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, आपका अटेंशन, ये सारे चीज़ें जो भी जिसको आप मेंटल कह सकते हैं कि ऑपरेशंस कहते हैं, जो दिमाग के बदौलत करते हैं आप, वो सारे किस में आते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आते हैं। ठीक है। ये सबसे कह सकते हैं लेटेस्ट और सबसे न्यू ब्रांच है किसका, आपके साइकोलॉजी का। ठीक है। साइकोलॉजी में देखिए, साइकोलॉजी में एक दो ब्रांच नहीं है, साइकोलॉजी में पूरी साइकोलॉजी के 56 ब्रांचेज हैं। ठीक है। तो 56 ब्रांचेज में कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है। जो आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं, वो भी एक ब्रांच है। ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट ब्रांच है। इसमें आपको जीन पियाजे का नाम, ब्रूनर का नाम आएगा। ठीक है। आपको वाइगोत्स्की का नाम आएगा। ये सब क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को मानने वाले और उसके स्कूल को फॉलो करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। इसमें क्या है उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मेमोरी चैप्टर आएगा या फिर जैसे इंटेलिजेंस की जो क्लासेज होंगी वहाँ पे भी हम लोग कॉग्निटिव की बातें करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को समाप्त करते हैं। आगे जो भी क्लासेज होंगी अब वो आपका क्या होगा, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे आने वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे रीट 3rd लेवल का एग्ज़ाम है, तो हम लोग उसको टारगेट करते हुए उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हिस्ट्री और एक बैकग्राउंड के रूप में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सिलेबस को आगाज करेंगे। तब तक के लिए बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।